गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम आरएस के सिलेबस के अंतर्गत भारतीय समाज में जाति और वर्ग पर चर्चा करेंगे। जाति और वर्ग एक ऐसी अवधारणा है जिस पर जितना अध्ययन किया जाए उतना ही कम है। किसी विचारक ने कहा है कि अगर जाति के अध्ययन के लिए एक पूरे देश की सेना लगा दी जाए तो वो भी कम पड़ेगी। तो भारतीय समाज है वो पूर्णतः जाति आधारित समाज है और वर्ग है वो भारतीय समाज के लिए एक नवीन अवधारणा है। तो इसमें हम जाति की प्रकृति कैसी है, जाति और वर्ग की प्रकृति, इसका उद्गम कैसे हुआ, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। जाति और वर्ग के प्रकार, जाति के क्या लाभ है, क्या इसके कार्य हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जाति और वर्ग के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है इन पर चर्चा करेंगे। कुछ ये क्वेश्चन है जो पहले आरएस की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है कैसे। ये 2018 में पूछा गया है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह कैसे है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परंपराएं रही है जो इसे अंतर्विवाही बनाती है, जैसे कि अपनी ही जाति में विवाह करना, अपने धर्म में विवाह करना, अपने वर्ग में विवाह करना, तो ये इसे अंतर्विवाही बनाते हैं। गुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, तो गुरिये ने जाति की कुल 6 विशेषताएं बताई है। तो इसमें कुल वो 6 विशेषताएं बतानी है, 2-3 विशेषताएं और है, लेकिन गुरिये ने केवल 6 विशेषताएं बताई है। और एक है कि परंपरागत रूप से जाति है वो किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। तो हमारी जो जजमानी प्रथा है, जजमानी प्रथा पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार से समाज के बीच विभिन्न वर्गों में श्रम का विभाजन किया गया है। तो पहले बात करते हैं कि जाति किसे कहते हैं, जाति का अर्थ क्या है। अगर जाति के अर्थ की बात करें तो जाति भारतीय संदर्भ में है वो कास्ट के रूप में हम इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो कास्ट है वो पुर्तगाली शब्द है। कास्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, पुर्तगाली भाषा के शब्द से हुई है। वो पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है, वो कास्टा है। कास्टा का अर्थ होता है कि विशुद्ध रूप से कोई नस्ल जिसमें मिश्रण ना हो, संकर प्रजाति ना हो, पूर्णतः एक विशुद्ध प्रजाति। तो विशुद्ध प्रजाति भारतीय जाति को इसलिए कहा गया क्योंकि ये अंतर्विवाही है। अपने जो समूह है उसमें विवाह करते हैं, तो दूसरे जो समूह है उनमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती कि ये अंतर विशुद्ध रूप से ना रहे। तो ये विशुद्ध रूप से मानी गई है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है नहीं। तो कास्टा शब्द है जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल और या मूलवश। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम जाति की बात करें, अगर हम एक लाइन में इसकी अगर बात करें तो जाति है वो वर्ण व्यवस्था का ही परिष्कृत रूप है। क्या है जाति, वर्ण व्यवस्था का परिष्कृत रूप है। तो वर्ण व्यवस्था से ही ऐसा माना जाता है कि जाति की उत्पत्ति हुई है। और वर्ण जैसा कि किसी चीज का वर्ण करना, किसी का चयन करना, तो वर्ण का अर्थ किससे है, चयन से लिया जाता है और रंग से भी लिया जाता है। तो समाज को जो प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी उसमें 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। तो वो उसमें किसी व्यवसाय का चयन करना तो वो उस वर्ण का हो गया। तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों के अलग अलग रंग माने गए हैं। तो इस प्रकार के विभाजन को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा जो 4 वर्ण हैं या 4 जातियां हैं, इनके अलावा एक वर्ग की अलग से बात की गई है। वो वर्ग कौन सा है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पंचम श्रेणी से आप क्या समझते हैं, वर्ग की या जाति की पंचम श्रेणी से क्या। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, या कई बार जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, यानी वो किसी भी जाति का सदस्य नहीं रहता था। तो इस प्रकार विदेशियों के लिए जो जाति से बहिष्कृत लोग हैं उनके लिए या दास बनाकर रखते थे, और युद्धों में पराजित लोगों के लिए पंचम श्रेणी की व्यवस्था है या उसे पंचम श्रेणी कहा गया है। अब बात करें जाति की परिभाषा,
तो जाति की परिभाषा की बात करें तो किसी भी विचारक ने इसकी एक सुस्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। जितनी भी परिभाषाएं हैं वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि जाति की इतनी ज़्यादा विशेषताएं हैं कि किसी एक परिभाषा में इसको हम ले नहीं सकते। तो इसके लिए मुख्य रूप से जाति की विशेषताओं की चर्चा की गई है। फिर भी कुछ सामाजिक विचारक है, या हम इसको एक परिभाषा के रूप में अगर परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि जाति उच्चता और निम्नता पर आधारित। तो हम जब इसको विशेष परिभाषा करेंगे तो परिभाषा में जाति की जो विशेषताएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन विशेषताओं को शामिल करेंगे, क्योंकि जाति की कोई सर्वमान्य परिभाषा तो है नहीं। तो इसलिए विशेषताओं के आधार पर ही जाति को परिभाषित करने का प्रयास है वो विचारकों द्वारा किया गया है। तो हम भी अगर हमें जाति की परिभाषा लिखनी पड़े तो समस्त विशेषताओं को शामिल करते हुए जाति की विशेषताएं अपने को बतानी है। तो क्या है जाति समूह है वो क्या है, उच्चता और निम्नता पर आधारित। तो एक विशेषता कौन सी आ गई, उच्चता और निम्नता पर आधारित। दूसरी आधारित अंतर विवाही समूह है। दूसरी विशेषता कि अपने ही समूह में वो विवाह करते हैं। तो अंतर विवाही समूह है जिसकी सदस्यता क्या होती है, जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है। तो ये तीसरी विशेषता होगी जिसका एक निश्चित व्यवसाय होता है। जाति का क्या होता है, एक निश्चित व्यवसाय होता है। तो ये अपनी कौन सी विशेषता आ गई, चौथी विशेषता आ गई। और कुछ विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं के साथ, जो जाति में क्या है कि कुछ विशेषाधिकार होते हैं कुछ जातियों के, और कुछ जातियों पर निर्योग्यताएं थोपी गई है। तो ये जाति की पांचवी विशेषता हो गई। के साथ साथ खान पान और सामाजिक संबंधी नियमों का पालन करता है। तो ये समूह क्या करता है, खान पान और सामाजिक, जैसे विवाह किसके साथ स्थापित करना है, सहवास किसके साथ करना है, तो आदि नियमों का पालन करता है। तो ये हमारी छठी विशेषता हो गई। तो इस प्रकार हम परिभाषा जो देंगे उसमें समस्त विशेषताओं को शामिल करेंगे तो हमारी परिभाषा है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने की हमें संभावना रहेगी। तो एक लाइन में हम इसको कहना चाहें तो कैसे कहेंगे कि जाति समूह उच्चता एवं निम्नता पर आधारित अंतर्विवाही समूह होता है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, उसका एक निश्चित व्यवसाय होता है और कुछ विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं के साथ खान पान और सामाजिक नियमों का पालन वो करता है, ये समूह है। तो 5-6 विशेषताओं को इसमें हमने शामिल किया है। एक दो परिभाषाएं और है, अगर आप साथ में कोट करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे कि मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार ने क्या कहा है, छोटी सी परिभाषा है, बिल्कुल सबसे छोटी परिभाषा यही है जाति की, जाति एक बंद वर्ग है। नहीं वर्ग है लेकिन कैसा प्रकार का वर्ग है, बंद वर्ग है, ओपन नहीं है। इसी प्रकार C.H. कुल्ले ने, चार्ल्स कुल्ले ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब एक समूह पूर्णतया वसानुगत पर आधारित होता है, किस पर आधारित, आनुवांशिकता या वसानुगत होता है, तो उसे हम जाति कहते हैं। तो ये दो छोटी छोटी परिभाषाएं भी आप इसके साथ कोट है वो कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज ये होती है कि जाति की हम चर्चा करते हैं तो उसमें वसानुगत या आनुवांशिकता एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं कि जाति की विशेषताओं की, क्योंकि मैंने कहा कि जाति को किसी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, जाति को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन इतनी ज्यादा विशेषताएं हैं कि एक परिभाषा के अंदर वो सब सम्मिलित नहीं हो सकती। तो इसके लिए जाति की विशेषताएं हैं। तो G.S. गुरिये ने जाति की परिभाषा नहीं बताई। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि G.S. गुरिये ने जाति की क्या परिभाषा दी, तो G.S. गुरिये ने जाति की परिभाषा दी ही नहीं है, उन्होंने केवल विशेषताएं बताई है। तो G.S. गुरिये ने कुल कितनी विशेषताओं का वर्णन किया, 6 विशेषताओं का वर्णन किया। कितनी विशेषताओं का, तो 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है कि G.S. गुरिये ने जाति की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है। तो हो सकता है सामान्य वैसे भी पूछ लिया जाए कि जाति की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो वो 6 विशेषताएं कौन है कि ये समाज का खंडात्मक विभाजन है। तो इससे जाति व्यवस्था से समाज क्या है, कई खंडों में विभाजित हो जाता है। कितने खंडों में विभाजित हो जाता है, 4 खंडों में विभाजित हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 खंड है वो समाज के बनते हैं, ऐसा G.S. गुरिये का मानना है। तो पहली विशेषता बताई कि ये समाज का खंडात्मक विभाजन है, पूरा समाज है वो कुल
4 भागों में डिवाइड हो जाता है, विभाजित होता है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि इन जो खंडात्मक विभाजन है, ऐसा नहीं है कि ये सब समान है, इनमें संस्तरण की व्यवस्था पाई जाती है, सामाजिक स्त्रीकरण इनमें पाया जाता है। यानी जो 4 खंड है वो एक लेवल में नहीं है, इनमें उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है, यानी संस्तरण है वो पाया जाता है। तो पहले नंबर पे अपने ब्राह्मण आते हैं, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। तो इस प्रकार से एक सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था है जाति। तीसरी उन्होंने विशेषता बताई है, ये थोड़ा सा यहां मिस्टेक है, व्यवसाय क्या है, परंपरागत और वंशानुगत व्यवसाय। ये जाति की एक प्रमुख विशेषता जीएस घुरिये ने बताया है कि प्रत्येक जाति का कोई ना कोई निश्चित व्यवसाय होता है। मुख्य रूप से शिल्पकार जो जातियां हैं उनके व्यवसायों में ज्यादा कठोरता रहती है। अंतर्विवाही चौथी विशेषता जीएस घुरिये ने क्या बताई है, भोजन और सहवास यानी विवाह संबंधी, भोजन और विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं कि कोई जाति है वो किस जाति का भोजन ग्रहण कर सकती है और किस जाति का भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, किन जातियों से कच्चा मांस खा सकती है और किन से पक्का मांस खा सकती है। इस प्रकार के नियम है या जो विशेषता है वो जाति व्यवस्था की है कि अपने से एक जो लेवल नीचे है उसका पक्का मांस तो ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन कच्चा मांस है उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जो नीचे के लेवल है उनसे पक्का मांस या पक्का भोजन भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार सहवास, रहने के और विवाह के संबंधी प्रतिबंध भी जाति में होते हैं। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के अंदर विवाह करती है, इससे बाहर विवाह नहीं करती। ये जाति व्यवस्था की विशेषता है, जाति में ये प्रतिबंध होते हैं। पांचवी विशेषता है अंतर्विवाही। वही बात हो गई, जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति है वो अपनी ही जाति के अंदर विवाह करती है, तो ये अलग से इन्होंने बताया है। सहवास का मतलब है कि आपसी जो स्पर्श है, जैसे अस्पर्शता की जो भावना है, इसके लिए ये सहवास शब्द वो प्रयोग किया गया है। अंतर्विवाही है, अपनी ही जाति में विवाह करती है। और छठी जो विशेषता बताई है वो है कि धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार। कुछ जातियों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मंदिर में पुजारी किस जाति का हो सकता है, ब्राह्मण जाति का हो सकता है। और कुछ जातियों पर सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं थोपी गई है, जैसे कि अगर कोई निम्न जाति का है, शूद्र है या दलित है, तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता जो कि बहुत ज्यादा पवित्र है। इस प्रकार के कार्य करने का विशेष अधिकार किनको है, वो केवल उच्च जातियों को प्राप्त है। इसके अलावा बहुत सारी निर्योग्यताएं, जैसे कि उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, इस प्रकार की निर्योग्यताएं हैं वो कुछ जातियों पर थोपी गई थी। तो जीएस घुरिये ने ये 6 विशेषताएं बताई है जाति की। इनके अलावा 1-2 विशेषताएं और है, जैसे कि प्रत्येक जाति है वो उपजातियों में विभाजित होती है। किस में विभाजित हो जाती है, उपजातियों में, यानी गोत्र में। उपजातियों का मतलब क्या है, यहां से गोत्र से है, किस में विभाजित होती है, गोत्र में विभाजित होती है। और जाति की जो सदस्य होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है और उसके बाद में इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये कुल 6 विशेषताएं जीएस घुरिये ने बताई थी और 2 विशेषताएं हम इसकी बता सकते हैं। तो इसमें प्रश्न डिपेंड करता है कि कितने मार्क अंकों शब्दों का पूछा गया है। अगर 15 का पूछा गया है तो हमें इनके शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, बाकी अगर 50 में पूछा जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं। आगे है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अद्वितीय विशेषता है, यानी दुनिया में भारतीय समाज को या हिंदू धर्म को छोड़कर कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार की भारतीय समाज में है। सामाजिक स्त्रीकरण तो दुनिया के सभी समाजों में है, लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण का जो जाति आधारित वर्गीकरण है वो केवल भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में है। तो ये भारतीय समाज की एक अद्वितीय, अनुपम और विशिष्ट अवधारणा है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक स्त्रीकरण या व्यवसायों का वर्गीकरण तो सब जगह है, लेकिन जाति व्यवस्था भारत में ही क्यों उत्पन्न हुई, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। तो ऐसा कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है जो कह सके कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति है वो
इस प्रकार से हुई है, क्योंकि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी है, लगभग आज से 5000 साल पहले हो चुकी है, और उस समय बहुत सारे कारक ऐसे रहे हैं जिसके कारण जाति व्यवस्था वो उत्पन्न हुई। तो कोई एक कारण नहीं है जिससे जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई, फिर भी अलग अलग विचारकों ने कहा है कि इस प्रकार से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, तो अलग अलग सिद्धांत है वो दिए हैं। तो ये सिद्धांत कौन से है? कुछ ने कह दिया कि व्यवसाय के कारण जातियां बनी है, क्योंकि समाज में व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, उस कारण से विभिन्न जातियां बन गई। पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के कारण जाति बनी है, कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको पवित्र माना जाता है, और जो पवित्र कार्य करते हैं वो जातियां उच्च होती है, और कुछ क्या होता है अपवित्र कार्य होते हैं, उनको करने वाली जातियां निम्न होती है। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति है वो पवित्रता और अपवित्रता के कारण हुई। कुछ कहते हैं कि धार्मिक विश्वासों के कारण हुई, कि भारत में जो हिंदू धर्म है उसके धार्मिक विश्वास ऐसे हैं तो जिनसे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। कुछ ने कहा कि प्रजाति के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, आर्य थे वो बाहर से आए थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके बीच में उनके मिश्रण से जाति है वो उत्पन्न हुई है। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता आदि के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो हम एक एक करके इन जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और इनके विशेषताओं की और इनकी आलोचनात्मक तुलना भी हम करेंगे। तो ये सिद्धांत है वो आदिम संस्कृति का सिद्धांत है, वो हट्टन ने दिया था, जीएस गुर्निये और रिजले ने प्रजातीय सिद्धांत दिया था, होकार्ट और सेनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत दिया था, नेसफील्ड ने व्यवसायिक सिद्धांत दिया था। तो इसमें हम व्यवसायिक सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, बाकी सब की करेंगे। तो पहले बात करते हैं जाति उत्पत्ति की देवीय सिद्धांत की बात। तो जैसे कि आम भारतीय की एक धारणा रहती है कि जाति व्यवस्था को ईश्वर ने बनाया है, तो इसे ईश्वरीय सिद्धांत भी कहते हैं और देवीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका किसी मनुष्य ने इनकी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं की है, बल्कि ईश्वर ने सृष्टि को चलाने के लिए जाति व्यवस्था उत्पन्न की है, 4 जातियां जो बनाई है। तो इसका सर्वप्रथम जो देवीय सिद्धांत है आधार है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पे इसको सिद्धांत को दिया गया है। इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि हिंदुओं की जो उत्पत्ति है, जो 4 वर्ण है या जो 4 जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी के विभिन्न शरीर के अंगों से जाति व्यवस्था की उत्पन्न हुई है। तो जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति है वो भुजाओं से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति है वो जंगा से हुई है, और शूद्रों की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि चलाने के लिए अपने शरीर से इन 4 जातियों को उत्पन्न किया है, और इसी प्रकार से इनके कार्य का बंटवारा भी किया है, कार्य विभाजन भी किया है। जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? मुख से हुई है। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या है कि मुख से मंत्रों का चार करना, मंत्रोच्चार करना, धार्मिक जो मंत्र हैं उनको पढ़ना। तो ये मुख से उत्पत्ति के कारण इनको ये कार्य सौंपा गया है। क्षत्रियों की उत्पत्ति किससे हुई है? भुजाओं से हुई है। तो भुजाओं का कार्य क्या है? पूरे शरीर की रक्षा करना। तो ये क्षत्रिय है वो राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। वैश्यों की उत्पत्ति है वो उदर और जंगा से मानी गई है, साथ में उदर से भी मानी गई है। तो जो वैश्य जातियां हैं जिनमें किसान भी शामिल होता है, तो उनका कार्य क्या करना है कि इन 4 जातियों का उदर पूर्ति करना, पेट भरना। तो खेती किसानी का कार्य वो वैश्य द्वारा, या व्यापार का कार्य है वो वैश्य वर्ण द्वारा किया जाता है। और शूद्र की उत्पत्ति है वो पैरों से हुई है, और पैरों का कार्य है कि उक्त 3 जो वर्ग है या 3 जो वर्ण है उनकी सेवा करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी पैरों का कार्य क्या है कि ऊपरी सभी भागों की सेवा करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिजवाना। तो इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? जो 3 है पहली जातियां हैं उनको संयुक्त रूप से द्विज कहा जाता है। द्विज यानी दोबारा इनका जन्म होता है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम से पहले जो उपनयन संस्कार होता है तो उनको केवल शूद्रों को छोड़कर बाकी को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी, और उसके लिए क्या कौन सा
संस्कार था? उपनयन संस्कार था। तो उपनयन संस्कार से, शिक्षा से इनका दोबारा जन्म होता था। तो इस प्रकार शूद्र है वो द्विज जातियों की सेवा करते हैं। अब है जाति व्यवस्था का धार्मिक सिद्धांत। तो धार्मिक सिद्धांत है वो किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन है? ओकार्ट और सेनार्ट। इन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति है वो धार्मिक क्रियाकलापों और कर्मकांडों के कारण हुई है। प्रारंभ में क्या था कि कुछ कार्यों को करने के लिए सामाजिक कुशलता की आवश्यकता होती थी, क्योंकि अपने जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी तो उसमें क्या थी? धर्म से संचालित थी और यज्ञों का महत्वपूर्ण रोल था। यज्ञ थे, उनका महत्वपूर्ण रोल था और यज्ञों या उनका मंत्रोच्चार करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति है। धार्मिक सिद्धांत क्या कहता है कि धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों से हुई है। प्रारंभ में कार्य कुशलता के लिए यह कार्य विभाजन किया गया था और कालांतर में बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो धार्मिक क्रिया थी उनमें पवित्रता और अपवित्रता की धारणा आती गई, कठोरता उनमें आती गई। और तो इस प्रकार से जो धार्मिक क्रियाकलाप कराते थे वो क्या हो गए? उच्च हो गए, और जो दूसरे नहीं कराते थे वो क्या हो गए? निम्न हो गए। उस वजह से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। सेनार्ट ने कहा है कि कुल देवता की पूजा और निषेधों से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रत्येक जाति या प्रत्येक जो वर्ग होता है या समूह होता है उसके कोई ना कोई कुल देवता होता है और उस कुल देवता को वो क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। अब उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उस टोटम को या उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अन्य वर्णों से उसको बचाते हैं। उससे क्या है कि वो अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, अपने कुल देवता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रतिबंध लगा देते हैं, अनेक निषेध लागू कर देते हैं कि हर किसी के साथ भोजन नहीं करना है, हर किसी के साथ विवाह नहीं करना है या अन्य प्रकार के क्रियाकलाप नहीं करने हैं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे अपने पवित्रता को बनाए रखने के लिए, धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रतिबंध लागू किए गए जो भोजन विवाह से संबंधित थे और इसके बाद में धीरे धीरे इनमें कठोरता आती गई और जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। ऐसा किसका मानना है? धार्मिक सिद्धांत का। अब इनकी आलोचना हम एक साथ लास्ट में करेंगे। हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनकी आलोचनात्मक तुलना या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आगे है जाति उत्पत्ति का परजातीय सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक मान्यता है वो इसी सिद्धांत की है। और सिद्धांत केवल एक पक्ष की बात करते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा जो तथ्य दिए जाते हैं उनमें तर्कता कम होती है। जो परजातीय सिद्धांत है उसमें तर्कता ज़्यादा है। तो परजातीय सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? हर्बर्ट रिजले ने दिया था। बाद में सामाजिक विचारक जैसे जी.एस. घुरिये, डी.एम. मजूमदार, राय, क्रोबर, इन सब ने क्या किया? इनका समर्थन किया था। तो रिजले ने क्या कहा कि विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण से, विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण से, मुख्य प्रजातियां कौन थी? एक आर्य थी और एक द्राविड़ थी। भारत के मूल निवासी द्राविड़ थे और बाहर से क्या आए थे? आर्य आए थे। दोनों के मिश्रण से, प्रजातियों के मिश्रण से जाति की उत्पत्ति हुई। और साथ में अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं कि जो पुरुष है वो अपने से उच्च वर्ग की महिला के साथ है वो शादी नहीं कर सकता, निम्न वर्ग की महिला के साथ शादी कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ मजूमदार का मानना है कि जो आर्यन लोग आए थे वो अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए थे। वो अपने साथ क्या है? स्त्रियों को नहीं लाए थे, तो उनमें स्त्रियों की कमी थी। इस कारण से जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। तो क्या है कि भारत के मूल निवासी क्या थे? द्राविड़ थे। क्या थे? द्राविड़। और बाहर से कौन आए? इधर से कौन आए? आर्य आए। तो आर्य क्या थे? एक युद्धक जाति थी। इन्होंने भारतीयों को क्या किया? पराजित किया था। आर्यों को क्या किया? पराजित किया। तो पराजित समूह है वो हमेशा क्या होता है? दबा रहता है, निम्न उसकी मान्यता होती है। और आर्य की परिस्थिति क्या हो गई? उच्च हो गई। अब क्या ये युद्ध करने के लिए आए थे तो अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि दो वर्ग तो बन गए। एक तो बन गया ब्राह्मण बन गए, अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानते थे तो इसलिए अपने आप को ब्राह्मण माना, यानी ब्रह्म को जानने वाला माना। और इनको क्या है कि दास के रूप में रखा। किसके रूप में रखा? दास के रूप में। तो दास है वो सबसे निम्न स्तर था। अब क्या है कि युद्ध के रूप में आए तो महिलाओं को साथ नहीं लाए, तो उन्होंने क्या है कि शूद्रों की महिलाओं से विवाह
किया। तो इससे बीच की जो दो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो ऐसा किसका मानना है? रिजले और हर्बर्ट का मानना है। सॉरी, हर्बर्ट रिजले और मजूमदार का मानना है। और पुरोहित व्यवस्था को भी मजूमदार ने इसका कारण माना है कि वो पुरोहित थे, तो उनका कार्य यज्ञों का लिए कार्य करना था, धार्मिक क्रियाकलाप करने थे, तो उनकी वजह से वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। रिजले ने क्या कहा है कि इंडो आर्यन प्रजाति स्थानीय निवासियों को दास कहती है। क्या मानती है? दास मानती है। और उनके भी 4 वर्ग पहले से ही थे आर्यन में, तो उन्हीं के आधार पे उन्होंने क्या है कि भारतीय समाज को 4 भागों में विभाजित किया। और ये आर्यन लोग थे, इंडो आर्यन थे, वो अपनी शुद्धता और धार्मिक पवित्रता को निरंतरता के लिए इसको उन्होंने क्या किया? आनुवांशिकता प्रदान कर दी, ताकि उनका जो चतुरता भी उन्होंने कहा है, जीएस गुरिये ने कहा है कि ये ब्राह्मणों की चतुरता है। तो उस अपनी आजीविका को चलाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें निरंतरता या आनुवांशिकता प्रदान कर दी और वहीं से जाति की उत्पत्ति हो गई। तो ये प्रजातीय सिद्धांत है। अब है आदिम संस्कृति या मानना का सिद्धांत। मानना क्या होता है कि मानना प्रत्येक जनजाति में किसी को पवित्र माना जाता है, मान लिया जाता है, ईश्वर है। तो उस ईश्वर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उसकी पूजा पाठ करने के लिए, तो उसमें माना जाता है कि बहुत उसमें शक्ति होती है और वही मानना शक्ति के रूप में है, वो पूरे सृष्टि को चला रहा है। तो ये जनजाति है। मुख्य रूप से किस जनजाति का अध्ययन किया था, ये चर्चा की उन्होंने, हट्टन ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था? हट्टन ने दिया था। हट्टन ने नागा जनजाति के अध्ययन के आधार पे अपनी जो मानना का सिद्धांत है वो दिया था। तो मानना क्या होती है? एक रहस्यमयी अलौकिक शक्ति, इस लोक से परे पवित्र और अवैयक्तिक शक्ति होती है जो प्रत्येक वस्तु में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। मानना को कई बार टोटम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टोटम। टोटम है किसी चीज को पवित्र मानना, उसको शक्ति का प्रतीक मानना। तो इसमें मानना में विश्वास करने वाले तो इसकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए जो एक मानना यानी एक समूह है, वो एक मानना को मानता है, देवी शक्ति को मानता है, और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए वह अनेक प्रकार के जो भोजन संबंधी, विवाह संबंधी, सहवास, खान पान संबंधी निषेध लागू करता है, और यहीं से विभिन्न जातियां वर्णित हो गई। तो ये प्रमुख सिद्धांत है। अब इन सिद्धांतों की अगर हम आलोचना की बात करें कि कौन सा सिद्धांत सही है या इसकी कौन सी कमियां हैं, तो प्रत्येक सिद्धांत है वो किसी एक पक्ष का वर्णन करता है। अब कहते हैं जैसे कि प्रजातीय सिद्धांत, अब वो कहते हैं कि भारतीय या व्यवसायिक सिद्धांत है, कोई भी सिद्धांत है, वो कहते हैं कि इस कारण से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस प्रकार का व्यवसायिक वर्गीकरण तो सभी देशों में है, विश्व के सभी समाजों में है। अब ये कहते हैं कि आर्य लोग आए, तो आर्य तो भारत के अलावा और भी कहीं गए थे, तो वहां पर ये जाति व्यवस्था उत्पन्न क्यों नहीं हुई? सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप है वो हर जगह होता है। अब वो जितने भी सिद्धांत है वो केवल एक पक्ष का वर्णन करते हैं, तो जाति व्यवस्था है वो आर्थिक, व्यवसायिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है, किसी एक कारण से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और जितने भी सिद्धांत है वो किसी एक कारण को जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार मानते हैं, ऐसा नहीं है। अब है जाति व्यवस्था के गुण क्या है या जाति व्यवस्था के लाभ क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था के अंदर केवल हानि ही हानि होती है, उसमें केवल दोष ही दोष है, बहुत सारे इसमें गुण भी है। इसने भारतीय जो संस्कृति है उसको बहुत सालों से, क्योंकि जितनी भी विश्व की संस्कृतियां थी वो सब नष्ट हो चुकी है, लेकिन भारतीय जो संस्कृति थी उसकी आज भी जो प्राचीनता थी वो कायम है। तो इसका सबसे जो बड़ा आधार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जाति व्यवस्था को दिया जाता है। तो पहला तो क्या है कि ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ ये आवास, जैसे ही बच्चे होते हैं तो उनको आवास संबंधी, पालन पोषण संबंधी, विवाह संबंधी, तो इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है, उनको रोजगार प्रदान करती है।
तो किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं होती है कि आगे चलकर व्यक्ति किस प्रकार के कार्य करेगा, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका विवाह होगा या नहीं होगा। तो उस सब की व्यवस्था कौन करता है? जाति करती है। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, ये आर्थिक व्यवसाय का निर्धारण करती है। जाति है वो प्रत्येक जाति के व्यवसाय का निर्धारण करती है और उसमें निश्चितता प्रदान करती है। अनिश्चितता नहीं रहती है कि कौन सा व्यवसाय अपनाना है और कौन सा व्यवसाय नहीं अपनाना है। तो इसमें निश्चितता रहती है, व्यक्ति को प्रारंभ से ये रहता है कि मुझे बड़ा होकर क्या कार्य करना है। तो इससे क्या होता है कि प्रशिक्षण है वो प्रारंभिक स्तर से ही हो जाता है, बचपन से ही प्रशिक्षण है वो प्रारंभ हो जाता है और उसमें विशिष्टता आती है। तो प्रत्येक जाति जब बचपन से ही बच्चा देखता है जाति के कार्यों को तो उस कार्य में वो निपुण हो जाता है, उसका प्रशिक्षण है वो अप्रत्यक्ष रूप से बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इससे विशिष्टता के कारण उसको आगे चलकर कोई समस्या नहीं आती है। तो जाति व्यवस्था व्यवसाय का निर्धारण करती है और व्यवसायिक निश्चितता प्रदान करती है। अब इससे क्या है, विभिन्न समूहों में सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास भी होता है। तो जो जजमानी व्यवस्था है, जजमानी व्यवस्था में क्या होता है कि आपसी सहयोग होता है। जजमानी की व्यवस्था किस पर आधारित है? सहयोग पर आधारित है। जजमानी प्रथा क्या होती है कि जो विभिन्न जातीय समूह हैं उनके बीच में परस्पर सेवाओं का और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। जैसे कि प्राचीन भारत में या हम बचपन से देखते आए हैं कि नाई होता है वो विवाह शादी में कार्य करता है और कुछ और कार्य करता है, तो उसके बदले में जो किसान है उनको क्या देते हैं? कुछ मात्रा में गेहूं देते हैं और मुद्रा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार नाई क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है और बदले में उसको क्या मिल रहा है? वस्तु मिल रही है। तो कई बार सेवा के बदले सेवा भी मिलती है। पुरोहित है, गांव की जो शिल्पकार जातियां हैं वो सेवाएं प्रदान कर रही है और बदले में उनको वस्तुएं, अनाज और मुद्रा प्राप्त हो रही है। तो जजमानी क्या है? विभिन्न जातियों के बीच परस्पर जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है उसको कहते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब उनमें सहयोग होगा। तो एक पूर्ण जो जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो सब आवश्यकताएं जाति व्यवस्था पूरी करती है आपसी सहयोग के, और इससे क्या है, इनमें सद्भावना भी बनी रहती है। सांस्कृतिक शुद्धता पर बल देकर स्वच्छता की आदतों का विकास जाति व्यवस्था करती है। तो जाति है वो पवित्रता और अपवित्रता की धारणा से बनी रहती है, उसमें बनी रहती है। तो वो शुद्धता की बात करती है। तो इस प्रकार के स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे धार्मिक स्थान है, खाना कैसे खाना है, तो इस प्रकार अनेक स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन इससे होता है। इससे हमारी आदतें हैं वो विकसित होती है। यह वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर आधारित है। जो जजमानी व्यवस्था बात आती है कि इसमें वर्ग संघर्ष नहीं होता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी वर्ग है वो आपस में क्या है, संघर्ष कर रहे हैं। तो जाति व्यवस्था कहती है नहीं, संघर्ष नहीं है, ये आपसी सहयोग है, क्योंकि संघर्ष से समाज नहीं चलता है। समाज किससे चलता है? सहयोग से चलता है। और ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कुछ इसको भाग्यवाद से जोड़ते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था क्या है? कर्म पर आधारित है। आगे कहाँ जन्म मिलेगा वो जाति के कर्मों के आधार पे मिलेगा। अगर कोई शूद्र जाति का है वो भी अच्छे कर्म करके आगे ब्राह्मण वर्ग में जन्म है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये कर्म पर आधारित है। और ये जो सामाजिक और व्यवसायिक कौशलता है इसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती रहती है। तो यही कारण है कि जाति व्यवस्था है वो हजारों सालों से भारतीय समाज में बनी रही है, निरंतरता उसमें बनी रही है इन गुणों के कारण। अब बात करें कि इससे दोष क्या है, इससे हानि क्या है। तो केवल गुण ही नहीं है, इसमें बहुत सारे दोष भी हैं। तो सबसे बड़ा दोष क्या है कि ये भेदभाव पर आधारित है, अस्पृश्यता पे आधारित है। ये इस जाति का सबसे घृणित रूप है कि कोई कुछ लोगों के छूने से अपवित्र हो जाता है। सब मनुष्य बराबर हैं, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, लेकिन जाति व्यवस्था कहती है नहीं, सब बराबर नहीं है। अस्पृश्यता इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। और अनेक प्रकार की कुप्रथाएं भी है जो जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जैसे कि बाल विवाह है, बचपन में विवाह है, वो धार्मिक कारण है और जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दहेज की समस्या है,
मृत्यु भोज है, इस प्रकार की अनेक कुप्रथाएं हैं वो जाति द्वारा जन्म जात प्रचलित है। व्यवसायिक गतिशीलता तो प्रदान करती है, व्यवसायिक निश्चितता तो प्रदान करती है, लेकिन इसमें व्यक्ति की इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता है। व्यक्ति अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार व्यवसाय का चयन नहीं कर सकता। ये इसकी प्रमुख कमी है, उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से रोकती है। जातिवाद के कारण अन्याय, समानता, भ्रातृत्व जैसे मानवीय मूल्यों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उनका पतन हो रहा है। तो ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, असमानतापूर्ण व्यवस्था है, अभ्रातृत्व की व्यवस्था है, और यह मुख्य रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? लोकतांत्रिक मूल्य। लोकतंत्र यानी सभी जनता का तंत्र, सभी लोगों का शासन, समानता होती है सबके अंदर, सबको स्वतंत्रता होती है। लेकिन जाति व्यवस्था क्या है कि समानता और स्वतंत्रता को रोकती है, भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है। यह राष्ट्रीय एकता में बाधक है, समाज को कई भागों में विभाजित करते हैं। लोग अपनी जाति के प्रति तो ईमानदार रहते हैं, उसका तो वो उत्थान चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में देश के जो हित है, जातीय हितों के बदले में देश के हितों को वो क्या है, उनको हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि जब जाति आधारित कोई आंदोलन होता है तो देश की जो संपत्ति है वो क्या है कि बर्बाद कर दी जाती है। रेलवे है, रोडवेज है, इनको नष्ट किया जाता है, और दूसरी जो जातियां हैं उनके बीच में आपसी झगड़े होते हैं। तो जातिवाद से क्या है कि राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, और ये सामाजिक प्रगति को भी रोकती है। जाति में अनेक ऐसी कुरीतियां हैं जो सामाजिक प्रगति को रोकती है और आर्थिक प्रगति को भी रोकती है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करना दिया जाएगा तो वो अपना 100% नहीं दे पाता है। यह राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत और राजनीतिक हितों का पोषण करती है। ये क्या है, राष्ट्रीय हितों की बजाय अपनी जातिगत हितों को देखती है। अपनी जाति को फायदा होना चाहिए, चाहे देश गया भाड़ में। इसी प्रकार अपने राजनीतिक हितों को जाति के द्वारा राजनीतिक दल है वो साधते हैं, उनका पोषण करते हैं। उनके लिए देश के अंदर अगर अराजकता फैलती है तो फैलने दे, लेकिन उनको क्या चाहिए, अपने राजनीतिक हित और जातिगत हित है वो सर्वोपरि होते हैं। तो ये प्रमुख जाति व्यवस्था के दोष हैं। अब जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो जाति व्यवस्था ऐसी नहीं है कि एक बिल्कुल ही अपरिवर्तनशील अवधारणा है। धीरे धीरे जाति में परिवर्तन भी हुए हैं, और आधुनिक समय में या आज़ादी के बाद से या अंग्रेजों के आगमन से और वैश्वीकरण के बाद और अधिक परिवर्तन हुए हैं। तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो अगर हम इसको देखें तो ब्राह्मणों की जो सर्वोच्च सत्ता थी उसमें परिवर्तन हुआ है। अब ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं रहे हैं, जाति व्यवस्था में ये परिवर्तन हो गया है। धार्मिक विश्वास जो थे और जो कर्मकांड थे उनमें क्या है, कमी आई है। जाति व्यवस्था पूर्णतः धार्मिक थी और अनेक प्रकार के जातीय कर्मकांड या धार्मिक कर्मकांड जाति व्यवस्था की देन थे। अब उनमें कमी आई है, किसके कारण? लौकिकीकरण के कारण। जातिगत जो प्रतिबंध थे, जो निषेध थे और जो भेदभाव थे, उनमें कमी आई है। अस्पृश्यता का लगभग अंत हो रहा है। अंतर विवाह थी वो क्या है, अंतर जातीय विवाह होने लगे हैं। कुप्रथाएं थी, जातिगत कुप्रथाएं थी, बाल विवाह है, दहेज की समस्या है, मृत्यु भोज है, इन सब में इस कमी आ रही है। समानता में वृद्धि हो रही है। प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पे अर्जित परिस्थिति का महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदत्त की बजाय अर्जित योग्यता या परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कोई ब्राह्मण है तो उसकी समाज में परिस्थिति है वो इतनी उच्च नहीं है जितना अगर कोई योग्यशील व्यक्ति है, अपनी योग्यता से कोई पद प्राप्त करता है। जैसे हम बात करें, अगर प्रशासनिक सेवा में चला जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, तो उसकी परिस्थिति क्या है, अर्जित है और उसका महत्व वो अधिक है बजाय प्रदत्त परिस्थिति के। इसी प्रकार जन्म की अपेक्षा योग्यता और कुशलता के महत्व में वृद्धि हो रही है। जातिगत व्यवसाय थे वो अब उनमें कमी आती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जातिगत व्यवसाय पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। आज भी हम देखेंगे, जैसे सिपाही कर्मचारी देखेंगे तो वो उनमें बहुत कम या नगण्य मात्रा में अपवाद स्वरूप ही उच्च जातियों के लोग मिलेंगे।
तो पर लेकिन फिर भी क्या है, जातिगत व्यवसाय है उनमें काफी परिवर्तन आ गया है, उनमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं रही है। जातिगत गतिशीलता है उसमें भी वृद्धि हो रही है संस्कृतिकरण, पश्चिमी नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण। और जाति है अब उसका स्वरूप धीरे धीरे सामाजिक की बजाय क्या होता जा रहा है, राजनीतिक होता जा रहा है। ये परिवर्तन जाति व्यवस्था में आया है। अब जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण क्या है, किन कारणों से जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारकों की बात करें तो इसको हम दो कारण बता सकते हैं या दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं कारणों को, एक संरचनात्मक कारण और दूसरे सांस्कृतिक कारण। तो संरचनात्मक कारण ये है कि इससे जाति व्यवस्था का जो संरचना है उसमें बदलाव आ रही है, जो उच्चता और निम्नता का क्रम था वो विभाजित, उसमें दिक्कतें आ रही है। और तो इन सब को हम अगर कहना चाहें तो पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिक शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र की स्थापना से जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे तो उसमें क्या है कि जातिगत जो भेदभाव थे उनमें कमी आई थी। सब भारतीयों ने मिलकर जातिगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। धार्मिक और सामाजिक जो सुधार आंदोलन हुए थे उससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। और सामाजिक विधान जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक अधिनियम बनाए गए हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, दहेज से संबंधित है, मृत्यु भोज से संबंधित है, तो इस प्रकार के विधानों से, औद्योगिकरण और नगरीकरण से, राजनीतिक चेतना आने से, आरक्षण की व्यवस्था से, वैश्वीकरण से, आदि सब कारणों से जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। ये सब जाति व्यवस्था में परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, संरचनात्मक जिससे कि औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, ये सामाजिक विधान है, इससे क्या है संरचनात्मक परिवर्तन आ रहा है जाति के अंदर। बाकी जो पश्चिमीकरण है, संस्कृतिकरण है, वैश्वीकरण है, इससे सांस्कृतिक परिवर्तन जाति में आ रहे हैं। अब एक अवधारणा है, छोटा सा अलग सा टॉपिक है, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, प्रबल जाति या प्रभु जाति। तो प्रभु जाति या प्रबल जाति कौन सी होती है? जैसे कि नाम से पता चलता है प्रबल या प्रभुत्व है, तो किसी जाति का अगर किसी समाज में प्रभुत्व होता है तो उसे प्रबल जाति या प्रभु जाति कहते हैं। हम देखते हैं पूरे इंडिया को हम देखेंगे, पूरे भारत को हम देखते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसी जाति है जिसका प्रभुत्व उस क्षेत्र विशेष में होता है, तो उसको प्रबल जाति कहते हैं। तो ये प्रबल जाति की अवधारणा है वो किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज। किसमें दी थी? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैसूर विलेज में दी थी। तो इसके इन्होंने तीन कारक बताए हैं प्रबल जाति की तीन विशेषताएं बताई है जिससे ये तय होता है कि कौन सी जाति है वो प्रबल जाति है। तो तीन वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नंबर एक, उसकी जिसकी किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अधिक होती है, यानी जनसंख्यात्मक बहुलता उसकी होती है, तो वो प्रबल जाति मानी जा सकती है। अधिकांश भूमि या जो आर्थिक संसाधन होते हैं उन पर प्रभुत्व का होना, ये इन्होंने दूसरी विशेषता बताई है। और तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि वो जाति राजनीतिक और सामाजिक रूप से उच्च स्थान पर काबिज होनी चाहिए। तो ये तीन विशेषताएं बताई है। जिस जाति के अंदर, जिस क्षेत्र में एक जाति के अंदर ये तीन विशेषताएं होती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रबल जाति या प्रभु जाति कहते हैं। तो क्या हो गया? जनसंख्यात्मक बहुलता, जनसंख्या बहुल होनी चाहिए। अधिकांश भूमि, क्योंकि मुख्य रूप से भूमि ही भारत के अंदर उत्पादन का साधन है या आर्थिक संसाधन होते हैं तो भूमि ही होती है, तो उन पे अधिकार होना चाहिए। और राजनीतिक रूप से वो क्या होती है कि अगर हम बात करें जब पंचायतें होती है तो प्रभुत्व किसका होता है? जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उन्हीं का प्रभुत्व होता है। तो राजनीतिक रूप से ये होती है और साथ में सामाजिक रूप से भी उच्च होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसे अपवाद देखने को मिलते हैं जहां पर सामाजिक रूप से निम्न जाति है वो भी प्रबल जाति के रूप में है। तो इसका उदाहरण क्या है? बिहार के अंदर है भूमिहार। भूमिहार जाति है जो सामाजिक रूप से क्या है?
निम्न है, लेकिन वो प्रबल जाति है। तो अगर हम इनकी बात करें कौन कौन सी जातियां प्रबल है, तो कुछ उदाहरण हम इसके दे सकते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजपूत प्रबल जाति है, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर हम और ज्यादा देखना चाहें तो गुजरात के अंदर पटेल प्रबल जाति है। ये जनसंख्या उनकी अधिक है, अधिकांश संसाधनों पर उनका अधिकार है और राजनीतिक प्रभुत्व है, उनका मुख्यमंत्री बनता है वो उन्हीं का बनता है। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर जाट है, वहां अधिकांश भूमि पर इनका अधिकार है, संख्या अधिक है और राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये उच्च है। जो एम.एन. श्रीनिवास ने जिन पे अध्ययन किया था वो किस पे किया था, वो कर्नाटक की लिंगायत और वोक्कालिंगा पर अध्ययन किया था और इसी के आधार पे इन्होंने ये प्रबल जाति की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे बिहार के भूमिहार आ गई, उत्तर प्रदेश में राजपूत और जाट है, आंध्र प्रदेश में हम देखें तो रेड्डी है। तो इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक प्रबल जाति होती है। अब बात करें जाति के ऊपर, कुछ जो विचारक हैं उनके विचार भी आ सकते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था पर लुई ड्यूमा के क्या विचार हैं। तो लुई ड्यूमा ने क्या कहा है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध या विशुद्ध संस्करण व्यवस्था पर आधारित है। यानी भारतीय समाज को उन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से जाति समाज उन्होंने कहा है। और ये जातीय संस्करण है वो पवित्रता और अपवित्रता, या दूसरे शब्दों में कहें शुद्धता और अशुद्धता की विचारधारा पर आधारित है। जाति संस्करण है वो किस कारण से उत्पन्न है, ये पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता। कुछ जातियां हैं जो अपवित्र है, शुद्ध है, और कुछ जातियां हैं कि जो अपवित्र मानी जाती है, अशुद्ध मानी जाती है। तो जो शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, वो क्या है, संस्करण में किस स्थान पर है, उच्च स्थान पर है। और जो अपवित्र मानी जाती है, अस्पृश्य मानी जाती है, वो क्या है, निम्न स्तर पर है। और एक मजे की बात यह है कि उच्च जातियों की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब कुछ जातियां अपवित्र कार्य करें। अगर सारी जातियां अपवित्र कार्य छोड़ दे तो कोई भी जाति पवित्र नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे है जैसे कि मरे हुए पशुओं को उठाना, ये अपवित्र कार्य माना गया। अगर कोई जाति इनको करेगी तभी तो कुछ जातियों की पवित्रता बनी रहेगी, अगर वो कार्य नहीं करेगी तो सारी जातियां पवित्र हो जाएगी। तो ऐसा विचार वो लुईस ड्यूमा का है। अब है गांधी जी और अंबेडकर जी का जाति व्यवस्था पर क्या विचार है। तो गांधी जी का जो विचार है वो क्या है, सुधारात्मक विचार है या सुधारात्मक दृष्टिकोण है, वो गांधी जी का है। ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, उनको सुधारना चाहिए। तो ये क्या है कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन को नहीं चाहते, उसको समाप्त करना नहीं चाहते, बल्कि वर्ण व्यवस्था में बदलने के पक्षधर हैं। तो गांधी जी जाति के उन्मूलन की बजाय वर्ण व्यवस्था में वापस इसका पुनः स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि जाति की जतगत वो बुराइयां हैं उनको हृदय परिवर्तन से समाप्त किया जा सकता है, या अंतरजातीय विवाह से समाप्त किया जा सकता है। अंबेडकर का मानना है कि जाति व्यवस्था बिल्कुल ही अत्यंत निकृष्ट, अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण, शोषणकारी और राष्ट्र विरोधी व्यवस्था है और इसको पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए। इसका पूर्ण उन्मूलन या समूल उन्मूलन कर देना इसका चाहिए। इसके लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह का प्रस्ताव भी दिया है और बाद में धीरे उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह से भी नहीं चलेगा, जाति व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा। और जाति व्यवस्था किस पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। किस धर्म पर आधारित है, हिंदू धर्म पर आधारित है। तो इसलिए हिंदू धर्म की व्यवस्था को ही समाप्त कर दो। तो उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आगे है कि भारत में वर्ग। तो वर्ग है वो भारत के लिए नवीन अवधारणा है, क्योंकि भारतीय है समाज है वो धर्म से संचालित है, जाति व्यवस्था से संचालित है। तो लेकिन वर्ग जब विश्व में है तो अगर हम जाति के रूप में वर्ग को भी देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर वर्ग को हम परिभाषित करना चाहें तो वर्ग की सामान्य परिभाषा ये हो जाती है कि समान व्यवसाय
या समान आर्थिक परिस्थिति वाले समूहों को, जो क्या है आनुवंशिक आधार पर निर्धारित नहीं होते हैं, उन समूहों को वर्ग कहते हैं। तो इसको हम 2-3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक परिभाषा क्या हो सकती है कि आनुवंशिक विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर, चाहे वो आर्थिक आधार है, चाहे वो सामाजिक आधार है, चाहे वो व्यवसायिक आधार है, तो आनुवंशिक विशेषताओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर जब एक दूसरे वर्ग को विभक्त किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है किसी भी आधार पे, तो वो क्या है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो एक सामान्य परिभाषा और हो जाएगी कि एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, एक समान जीवन शैली वर्ग की प्रमुख विशेषता है। यानी एक समान सामाजिक आर्थिक एवं जीवन शैली अपनाने वाले वर्ग, एक समूह को वर्ग कह सकते हैं। तो वर्ग मुख्य रूप से 3 है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो मध्यम वर्ग की थोड़ी सी चर्चा हो सकती है, पूछ ली जाए तो मध्यम वर्ग के अंदर जो स्वेदपोष कर्मचारी हैं या जो व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इन सबको हम मध्यम वर्ग में शामिल करते हैं। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कृषक वर्ग संरचना। भारत में वर्ग को अगर हम देखें तो किस रूप में देख सकते हैं? तो भारत में अधिकांश जनता है वो गांव में रहती है और अधिकांश जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषक वर्ग या कृषक वर्ग संरचना पर है वो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अब की बार ये प्रश्न जरूर आए कि कृषक वर्ग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो वर्ग की उत्पत्ति किससे होती है? उत्पादन के विभिन्न संबंधों से होती है जिनकी समान आर्थिक परिस्थिति होती है। तो आर्थिक परिस्थिति किससे होगी कि किस प्रकार के वो व्यवसाय करते हैं। तो गांव में मुख्य रूप से जो उत्पादन का स्रोत क्या है? भूमि है। क्या है? भूमि है। तो भूमि के स्वामित्व के आधार पर ही वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो भूमि स्वामित्व के विभाजन से निर्मित वर्ग, भूमि जो स्वामित्व है उसका जो विभाजन होता है उससे निर्मित जो वर्ग है या उनके जो मध्य संरचना है, इस संरचना को या इन वर्गों को ही कृषक वर्ग संरचना कहा जाता है। भूस्वामित्व ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। तो ग्रामीण वर्ग या कृषक वर्ग संरचना को कौन आकार देता है? भू स्वामित्व है। तो भूस्वामित्व महत्वपूर्ण है। तो भूस्वामित्व का विभाजन होता है तो उसके आधार पर ही ग्रामीण कृषक संरचना निर्मित होती है। तो ग्रामीण कृषक संरचना की बात करें या ग्रामीण समाज की बात में वर्ग की बात करें तो यहाँ 3 प्रकार के वर्ग मुख्य रूप से मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 वर्ग। तो कृषक वर्ग संरचना में कितने वर्ग हैं? मुख्य रूप से 3 वर्ग, 1, 2, 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं हम गांव में देखते हैं। तो भूमि के स्वामित्व की बात करें तो कुछ लोग या कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में या मात्रा में भूमि होती है। वो अपनी भूमि खुद नहीं जोत सकते क्योंकि भूमि इतनी ज़्यादा होती है, तो वो किसी अन्य के माध्यम से कृषि कार्य करवाते हैं। तो ये सबसे उच्च वर्ग है। तो इसको बोलते हैं जमींदार वर्ग या मालिक वर्ग। तो ये भूमि का मालिक होते हैं और इनको जमींदार वर्ग भी कहते हैं। तो इनके पास क्या है कि भूमि है वो अधिक होती है। तो पहला वर्ग कौन सा हो गया? जिनके पास भूमि अधिक है, जो खुद कृषि नहीं करते हैं उन सबको मालिक या जमींदार कहते हैं। दूसरा है कि कुछ ऐसे समूह हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन नहीं है लेकिन कुछ कुछ जमीन है, वो अपनी जमीन से खुद खेती कर सकते हैं। तो ऐसे को ही कृषक का है। किसान, और जब कृषक की बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से किसान कहा जाता है। कृषक इनको कहा जाता है कि वे लोग या वे समूह हैं जो खुद की जमीन पर, भूमि पर काश्त करते हैं, खुद ही जमीन काश्त करते हैं, तो उनको कृषक कहते हैं। तो दूसरा वर्ग किनका है? कृषक है या बंटाईदार पर जो कृषि कार्य करते हैं। तो ये दूसरा वर्ग है कृषक संरचना का। तीसरा वर्ग कौन सा हो जाएगा? जिनके पास भूमि नहीं है। वो क्या करते हैं? जो जमींदार हैं या जो बड़े किसान हैं उनकी जमीन पर मजदूरी करते हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि वो बटाईदारी भी कर सके।
तो ये जो तीसरा है वो कौन सा हो जाएगा? भूमिहीन श्रमिक। तो कृषक वर्ग संरचना में कितने वर्ग है? 3। नंबर 1 जमींदार, नंबर 2 कृषक और नंबर 3 भूमिहीन श्रमिक। तो इनके अलावा, इन 3 वर्गों के अलावा कुछ और भी वर्ग ग्रामीण या कृषक वर्ग संरचना में रहते हैं। वो है जैसे कि शिल्पकार जातियां हैं, लोहार है गांव के अंदर, खाती है, सुंदार है, तो नाई है, ब्राह्मण है। तो ये क्या है? अन्य अंग है वर्ग संरचना के। डेनियल थारपर ने इन 3 वर्गों को मुख्य रूप से क्या नाम दिया? मालिक, किसान और मजदूर। तो ये कृषक वर्ग संरचना है। अब है एक टॉपिक की जाति और वर्ग में अंतर क्या है। तो जाति और वर्ग में हम अंतर है वो कई आधारों पर कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि टॉपिक हमारा क्या है कि भारत में जाति और वर्ग। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाति और वर्ग में अंतर क्या है। तो जाति और वर्ग की देखें तो जाति जन्म आधारित है, जबकि वर्ग है वो अर्जित परिस्थिति पर आधारित है और आर्थिक आधार पर निर्मित है। किस आधार पर निर्मित है? आर्थिक आधार पर है। तो जन्म पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। तो जाति जन्म पर आधारित, वर्ग है वो कर्म पर आधारित। जाति बंद व्यवस्था है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वर्ग खुली है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आया जा सकता है। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, जबकि वर्ग है वो भेदभाव रहित व्यवस्था है। जाति की एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक संरचना या व्यवस्था है जो केवल भारत में ही है, कहीं और नहीं है, या हिंदू धर्म में ही है, बाकी धर्मों में नहीं है। लेकिन वर्ग क्या है? धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, किसी एक धर्म की बात ये नहीं करती है। जाति है पर अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध लागू होते हैं, वर्ग पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होते, यानी वर्ग प्रतिबंध रहित व्यवस्था है। जाति में व्यक्तिगत योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और वर्ग में व्यक्तिगत योग्यता को ही महत्व दिया जाता है। जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वर्ग में परिवर्तन किया जा सकता है। जाति है वो ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है और वर्ग है वो नगरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। जाति के अंदर जातिगत व्यवसाय निश्चित होते हैं, वर्ग में व्यवसायों का इस प्रकार से कोई निश्चीकरण नहीं होती है, व्यवसायिक स्वतंत्रता वर्ग के अंदर होती है। तो ये जाति और वर्ग में अंतर है। तो ये आज हमारा टॉपिक था, जाति और वर्ग भारत के अंदर या भारतीय समाज में जाति और वर्ग, इनका अर्थ, विशेषताएं, उत्पत्ति। कुछ प्रश्न और हैं जो रह गए हैं मुझसे कि जाति व्यवस्था का भविष्य कैसा है। तो कुछ जो प्रश्न रह गए हैं और आपको लगता है कि कुछ प्रश्न है वो आपकी नज़र में और मेरे ध्यान में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब आपको ये नोट्स उपलब्ध करवाएंगे तो उनमें उनके आंसर ऐड कर देंगे। तो आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।